वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर एंड दिस इज पार्ट 1। मैं इस चैप्टर्स को पार्ट में बनाऊंगी सो दैट आप इजीली वीडियो को देख सकें। जिस टॉपिक में डिफिकल्टी है उसको देखें, क्योंकि एक बार में पूरा चैप्टर तो आप भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, झूमिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। अगर इंडिया में किसी से आप पूछें कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, तो मोस्टली लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग, तो लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर करती है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जैसा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हमारे लिए खाना तो बनाता ही है, खाना तो प्रोड्यूस करता ही है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर्स। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर हमें देता है जो कि एक प्राइमरी प्रोडक्ट बनती है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। Besides food grains, it also produce raw material for various industries। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फूड ग्रेन्स, अनाज के अलावा, खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी जो एग्रीकल्चर है उससे हमें ऐसे बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है। फॉर एग्जांपल कपास यानी कॉटन। कॉटन की खेती करने से हमें कपास मिलता है, कॉटन मिलता है, जिससे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कपड़े बनाने की फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसा कि इसका आंसर दे दिया आपको, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। बाकी आप और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एटसेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और तो और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कमर्शियल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि उनसे हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि टी, कॉफ़ी, मसाले, इन सब की खेती करने से, क्योंकि कोई भी इंसान इनसे पेट तो भरता नहीं है, जाहिर सी बात है अपने लिए नहीं उगा रहे होंगे, हम इनका व्यापार करने के लिए उगाते हैं इन चीज़ों को, और बाद में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से बाहर भी। अगर हम एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, अगर इंडिया से बाहर सामान हम भेज रहे हैं तो दैट इज एक्सपोर्ट, और अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं तो वो होगा इम्पोर्ट। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-ecological practices। एग्रीकल्चर बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ चला आ रहा है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ अगर हिंदुस्तान पे किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो है खेती, कृषि। लेकिन सालों से जो चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो चेंजेस आए हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर, उन सब के जो चेंजेस हैं ये एक साथ मिले और इन्हें एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स में चेंजेस लेके आए। ये चेंजेस अच्छे भी हैं बिकॉज पहले एग्रीकल्चर करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर करना काफ़ी आसान हो गया है, कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब फार्मिंग कैसी होती है, सब्सिस्टेंस भी हो सकती है एंड कमर्शियल टाइप भी हो सकती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जब हम अपने लिए ही उगाएं। अगर हमारे पास कोई छोटी ज़मीन का टुकड़ा है तो फिर हम किसी उसका व्यापार तो कर नहीं सकते, हम उसमें अनाज उगा सकते हैं, सब्जी वगैरह, जो हम स्वयं के यूज़ के लिए कर सकते हैं। मतलब उतना उगाएं जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि छोटा हिस्सा है ज़मीन का। अगर हमारे पास एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है तो हम उसको कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ कैसे रहेगा, हम उसे बेच देंगे मार्केट में जाके, जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। एट
present in different parts of India, the following farming system were practiced. अब मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके बताने वाली हूँ फार्मिंग के, जो अलग अलग हिस्सों में कंट्री में हमारे इंडिया के होते हैं। सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dowel and digging sticks and family community labor. देखो नाम आ रहा है प्रिमिटिव, इट मीन्स इसमें ओल्ड स्टाइल मिली हुई होगी। ओल्ड स्टाइल मतलब पुराने तरीकों से काम चल रहा है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है ज़मीन का, छोटा सा हिस्सा है, उस पर काम हो रहा है। एंड फार्मिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो आज भी बहुत सारे हिस्से हैं हमारे इंडिया के जहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, स्मॉल पैचेस होते हैं ज़मीन के, वहाँ पर इसे किया जाता है। और क्योंकि ये प्रिमिटिव है तो पुराने ज़माने में जैसे कुल्हाड़ी वगैरह और जिससे हम पहले लकड़ियों से जिससे खुदाई करते थे, डिगिंग स्टिक्स, इस सब की यूज़ किया जाता है। और लेबर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फैमिली के, एक फैमिली के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, या कह सकते हैं एक कम्युनिटी के, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो अगर एक फैमिली में 5-6 लोग भी हैं तो वो मिलके काम कर लेते हैं। This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of soil and sustainability of other environmental condition to the crops grown. अब यहाँ पर ये जो खेती है किस पे निर्भर करती है, ये मॉनसून पे। बारिश अच्छी होगी, अच्छा पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। नेचुरल फर्टिलिटी मतलब ये लोग कोई वो नहीं डालते हैं इसमें अलग से फर्टिलाइजर। अगर सॉइल नेचुरली फर्टाइल है तो आपकी जो उपज है वो भी अच्छी होगी। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो भी उस क्रॉप को चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, इस सब पे डिपेंड होता है कि आपकी प्रोड्यूस कैसे होगा। It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. इसको क्या कहते हैं, एक और तरीके से हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, ज़मीन के एक हिस्से को पूरा क्लियर करते हैं, अगर उसमें पेड़ है तो उनको काट देते हैं एंड उस हिस्से पे वो लोग फिर अनाज की खेती करते हैं या फिर दूसरे और भी क्रॉप सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। When soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. और जब उस जमीन के टुकड़े की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है तो फार्मर्स दूसरी जगह पे जो फॉरेस्ट होता है उसको काट देते हैं और वहां पर फिर इस पूरे कल्टीवेशन की प्रोसेस को करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है ये लोग एक जगह पे टिक के नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे करा, सॉइल ने फर्टिलिटी हटा दी अपनी, मतलब फर्टिलिटी कम हो गई सॉइल की, तो वो दूसरी जगह पे आ गए, वहां की फर्टिलिटी हट जाएगी तो तीसरी जगह पे आ जाएगी। इस तरीके से करते थे। तो हम कह सकते हैं ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. और अगर हम इस तरह की शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने पहले जिस जमीन पे एग्रीकल्चर किया, अब वहाँ की फर्टिलिटी चली गई, अब दूसरे पे आ गए, दूसरे से तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, तो जो पहला वाला था इतने टाइम पर वो पहले की जमीन की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। नेचर जो होता है उसको रिप्लेनिश कर देता है फर्टिलिटी को सॉइल की। देखो लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है इस तरह के प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी कम होती है, क्योंकि फार्मर ना तो कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, ना कोई टेक्नोलॉजी मॉडर्न इनपुट्स कुछ भी यूज़ नहीं करता है, तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उपज होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। इस तरह का जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है डिफरेंट नेम से जाना जाता है हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। तो आइए एक नज़र डालते हैं अलग अलग जो नाम होते हैं उनके बारे में, क्योंकि कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि झूमिंग क्या है। तो झूमिंग एक तरह का स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ही है, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ही आता है। लेकिन कहाँ पर झूमिंग कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में कहा जाता है। अगर वहीं बात करी जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में इसको पमलो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार में भी इसको दीपा ही कहा जाता है। किसको? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन।
झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। आप अगर डायग्राम देखें तो देखो डायग्राम में भी क्या हो रहा है कि ये एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जलाया है राख दिख रही है आपको और धुआं भी दिख रहा है। ये स्लैश और बर्न जो एग्रीकल्चर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही किया जाता है, ये इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी किया जाता है, जैसे कि मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वेनेजुएला, रोका, ब्राजील, सेंट्रल अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन जगहों पर भी हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन को देखते हैं। अब आइए एक नज़र ये देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज की क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग होती है तो किन नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। सेंट्रल अमेरिका में क्वानपुआ कहते हैं, सॉरी मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहते हैं, क्वानको वेनेजुएला में कहते हैं, रोका कहते हैं ब्राजील में, मसोले कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लजांग कहते हैं इंडोनेशिया में एंड रे कहते हैं वियतनाम में। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स हैं। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और धाइया इन मध्य प्रदेश। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। मध्य प्रदेश में इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दो नामों से जाना जाता है, बेवार और धाइया। पोडू और पेंडा, आंध्र प्रदेश में क्या नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, कल्टीवेशन का, पोडू या फिर पेंडा। पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा इसको बोला जाता है उड़ीसा में। इतने सारे नाम हैं एक ही चीज के उड़ीसा के अंदर। और वेस्टर्न घाट में बोला जाता है कुमारी। वलरे और वॉल्ट्रे ये साउथ ईस्टर्न जो राजस्थान है हमारा उन जगहों पे कहा जाता है। देन खिल, हिमालयन बेल्ट है जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर इसे खिल कहा जाता है। कुरुआ कहा जाता है झारखंड में और झूमिंग तो कहा ही जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हमने अभी पीछे भी पढ़ा। तो ये कुछ डिफरेंट नाम थे जो कि आपको याद करने हैं। Rinja lived with her family in a small village at outskirts of Thimphu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है एक लड़की की जिसका नाम है रिंजा, जो एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती है असम के जो दीपू इलाका है उसके एकदम बाहरी इलाके में, ठीक है, बाहर के साइड में, आउटस्कर्ट्स पे, बाउंड्रीज पर। तो वो बहुत मजा आता है उसको ये देखने में कि कैसे उसके फैमिली मेंबर्स क्लियर करते हैं स्लैश को और फिर जमीन के एक टुकड़े को बर्न करते हैं, फिर कल्टीवेशन करते हैं। उसको बड़ा मजा आता है ये सब देखने में। She often helps them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from the nearby spring. उसको वो हेल्प भी करवाती है अपनी फैमिली की। कैसे करवाती है? पानी देकर, फील्ड्स में सिंचाई करवा के। अब इस सिंचाई का तरीका क्योंकि मैंने बताई प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी मॉडर्न इनपुट ये लोग यूज नहीं करते हैं। तो पानी कैसे देंगे? नदी नहीं है, पानी कैसे देंगे? पाइपलाइन तो ये बिछाएंगे नहीं क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये यूज नहीं कर रहे हैं। तो पाइप की जगह पे इन्होंने क्या करा है, बैम्बूज यूज करे हैं। जैसे पाइप यूज करते हो वैसे ही बैम्बूज और बैम्बू के थ्रू कैनाल बना दिया है, उससे ये लोग सिंचाई करते हैं। She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can, but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for a patch of land in the next season. ये जो लड़की है रिंजा, इसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना, जहाँ इसका घर है, यहाँ की जो आसपास की जगह है उसके घर की उसको बहुत अच्छा लगता है। ये लड़की बिल्कुल ये नहीं जानती क्योंकि छोटी है ना लड़की, उसको ये नहीं पता है कि अब इस मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, फर्टिलिटी कम होती जा रही है और अब इसकी जो फैमिली है वो दूसरे जमीन के टुकड़े की तलाश में है क्योंकि ये लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं जिसमें एक जमीन से दूसरी जमीन पे शिफ्ट किया जाता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब जब इस लड़की को पता चलेगा कि ऐसा होगा तो उसको कितना दुख होगा क्योंकि ये अटैच हो चुकी है, इमोशनली अटैच हो चुकी है अपनी सराउंडिंग्स के साथ। अभी हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसके अंदर पुरानी
टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी जाती, ना ही बाहर के लेबर्स होते हैं, अपनी ही कम्युनिटी या फैमिली के लेबर्स होते हैं। और इनपुट काफ़ी कम होता है क्योंकि ना तो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं ना कुछ, सब कुछ एकदम प्योर है, प्रिमिटिव तरीके से। ठीक है, सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।